हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपके लिए प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज नीट 2025 के टेस्ट सॉल्यूशंस लेके आया हूं। और आज हमारा फुल लेंथ टेस्ट है। अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूं। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूं। बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट के सॉल्यूशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आज आपसे पेपर में पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा है एंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पूछा गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। अच्छा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से सुनेंगे, दोनों को ही पेपर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखें कि एट 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ केपी फॉर रिएक्शन SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 इज 100, देन एट सेम टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केसी 1000 केल्विन ताप पर निम्न अभिक्रिया SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 के लिए केपी का मान 100 है, तो उसी के लिए केसी का मान क्या होगा। बड़ा ही सिंपल रिलेशन, इक्वेशन मेरे सामने आपको दे रखा है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक। तो अपन एक एक करके जरा बढ़ते हैं। तो इक्वेशन जो मेरे पास यहाँ दिख रही है वो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक है। एंड इक्वेशन आप देखें तो 2SO2 प्लस O2 क्या दे रहा है, 2SO3। आराम से सॉल्व करते हैं। यहां पे सिंपल रिलेशन हम लगाएंगे, दैट इज केपी बराबर केसी होता है और आरटी की पावर में अपन यहां पे लिखते हैं डेलन। ये जो आरटी की पावर में डेलन दिख रहा है, डेलन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशी, है ना। मोल्स में परिवर्तन गैसीय प्रजातियों के लिए, गैसीय प्रजातियों का मोल्स में जो परिवर्तन होता है वो है ये आपका केपी बराबर केसी। आरटी की पावर कितना आ रहा है, डेलन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज देखूं तो आपसे पूछा गया इन्होंने कि वैल्यू ऑफ केपी फॉर रिएक्शन, वैल्यू ऑफ केपी फॉर रिएक्शन, केपी का वैल्यू दे रखा है, केपी का वैल्यू दे रखा है, तो केपी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 100। मुझे केसी निकालना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.083, है ना, इनटू टेम्परेचर बोला है। टेम्परेचर यहाँ पे 1000 केल्विन है, 1000 केल्विन आ रहा है। और 1000 केल्विन होने के साथ साथ आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे जो डेलन निकालना है, तो डेलन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन से स्पीशी की बात कर रहा हूं, गैसियस स्पीशी। तो आप देखें यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2SO2 गैस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन O2 गैस, देन यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर आ जाएगा 2SO3 गैस, है ना। तो डेलन जी अगर आपको निकालना है तो डेलन जी बराबर आ जाएगा 2 - 3। तो आंसर मेरा यहाँ पे कितना आ गया, -1 आया डेलन जी का वैल्यू। तो हम यहाँ पे डेलन जी को -1 लिखेंगे। ये मैंने -1 लिखा इधर। जैसे ही आप -1 करेंगे, आप देखें यहाँ से तो ये पॉइंट हटाया मैंने, इधर ये मेरे पास आ गया 1000, ये पूरा कैंसिल, है ना, अपॉन में आ जाएगा ये। तो आप देखें यहाँ पे ये बन रहा है मेरे पास केसी बराबर आ जाएगा यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास में 100 इक्वल टू केसी अपॉन में बोलो कितना आ गया 83। तो केसी जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 83 इंटू 10 की पावर 2, 83 इंटू 10 की पावर 2, या मैं इसको चाहूं तो केसी बराबर लिख सकता हूं 8.3 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आपका बिल्कुल पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी कि केपी और केसी में आपको क्या निकालना था, रिलेशन। तो यहाँ जो मेरा आंसर आता है आपका, यहाँ जो देखते हैं तो 8.3 इंटू 10 की पावर बोलो कितना आता है 3। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन अपन ने देखा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ता हूं, तो ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आयनिक साम्य का सवाल है आपके सामने कि KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल AgCl का दे रखा है, वो दिया है 10 की पावर -10 m, है ना। KSP दे रखा है आपको यहाँ पे। तो KSP का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, है ना, मैं थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले लूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाए आप। तो KSP दिया हुआ है मुझे और KSP मुझे AgCl का दिया है। AgCl मेरे पास जो सॉल्ट है, जो लवण है, जो सॉल्ट है, जो लवण है, वो किस टाइप का है, AB टाइप का है। और 10 की पावर -10 m दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर, है ना, दैट इज मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml या सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1.435, है ना। जल का आयतन निकालना है, 1.435 ग्राम AgCl को डिसॉल्व करना है, घुलनशील बनाना है। तो आपसे पूछा है कि जल का आयतन क्या होगा, बात समझे।
1.435 ग्राम AgCl को डिसॉल्व करने के लिए जल का आयतन क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो AgCl की जब बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो सिंपल से सिंपल टर्म की बात करूं मैं कि अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा KSP बराबर एस स्क्वायर। क्यों मिलेगा मैं वो भी लिख के बता देता हूं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में, कि आप देखेंगे तो AgCl को लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने इसको एक्वस मीडियम में डाला, जलीय माध्यम में, तो A प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, इसकी विलेयता S है तो इसकी भी S है, तो KSP बराबर बोलो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर। तो S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, KSP। ये मेरा सॉल्युबिलिटी आया। नाउ जो विलेयता है ना, इसकी जो इकाई होती है, जो सॉल्युबिलिटी है, S जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, S जिसको विलेयता कहते हैं, इसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति लीटर, मोल्स पर लीटर। अगर ये मोल्स प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है, मतलब मोलैरिटी की इकाई और इसकी इकाई दोनों सेम है ना। मोल प्रति लीटर है तो इसकी इकाई बिल्कुल सेम है, मतलब यही आपकी मोलैरिटी है, यही आपकी मोलरता है, और इसी से अपने को आयतन, इसी से अपने को वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं आगे। तो सबसे पहले मैं यहां से S का वैल्यू निकालूंगा, S मतलब मोलैरिटी निकालूंगा, तो अंडर रूट ऑफ ये मेरे पास जो इसका KSP आ रहा है, KSP का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर कितना, -10, तो S मेरे पास जो आया वो 10 की पावर -5 मोल पर लीटर आया। S का वैल्यू 10 की पावर -5 मोल पर क्या आ गया, लीटर। ठीक है, अब मुझे पता है कि मोलैरिटी बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे वेट ऑफ AgCl अपॉन G m ऑफ AgCl इंटू बोलो क्या करूंगा मैं 1000 अपॉन आयतन वॉल्यूम, किसमें, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। मोलैरिटी को आप देखेंगे तो मुझे मोलैरिटी क्लियर दिख रहा है, वो 10 की पावर -5 है, यहाँ पे दिया 1.435 ग्राम, और AgCl का मॉलिक्यूलर मास अणुभार जो आएगा 143.5 आएगा। Ag का 108 होता है, सिल्वर का 35.5 होता है, सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 35.5 ग्राम होता है ना। आप ऐड कीजिएगा 143.5 मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपके पास आ गया 1000, एंड ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब सिंपल स्टेप में चलाऊं मैं, पहले मैंने मोलैरिटी निकाल लिया है और फिर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन वाइज बात करें तो मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगा सिंपल फॉर्म में, यहाँ से बात करूँ तो मैं यहाँ पे 1000 लगा दूंगा, 1000 से 1000 कैंसल, 143 143.5 ये सब कैंसल, तो मेरे पास जो V आ रहा है, V अगर मुझे ml में निकालना है तो वो आ रहा है 10 अपॉन 10 की पावर -5, 10 अपॉन 10 की पावर -5 ऊपर गया तो V ml में या सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो 10 की पावर 6 आएगा। वॉल्यूम जो आएगा वो 10 की पावर 6 आएगा, मतलब 10 की पावर 6 ml अगर आप पानी लेंगे तो आप 1.435 ग्राम सिल्वर को क्या कर सकते हैं, AgCl को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे वो 10 की पावर आप देखिए कितना आ गया, 6। क्लियर, कितना आया, 10 की पावर 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से, सिंपल क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ ओनली इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कंसिस्ट ऑफ ओनली कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। हिंदी मीडियम के वाले बच्चों की अगर बात करो तो केवल गहन गुण है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब केवल कौन से गुण है, गहन। गहन मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो द्रव की मात्रा पे निर्भर ना करे, दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे कि आपके सिस्टम में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं आपसे कि मेरे पास अगर एक ये पानी का बॉटल है, ये पानी का बॉटल है, और अज्यूम करें कि इसके अंदर 1 लीटर पानी है, वॉल्यूम 1 लीटर पानी, और पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये पानी के बॉटल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मेरे पास है 1 लीटर, और टेम्परेचर जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ रहा है। अगर मैं इस बॉटल के 2 इक्वल पार्ट कर दूं, बॉटल के 2 इक्वल पार्ट करूं तो 500 ml 500 ml पानी हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम और मास तो डिपेंड करता है। इंटेंसिव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, द्रव की मात्रा पे निर्भर ना करे, है ना। तो अपन यहाँ बात करें तो मेरे पास बड़ा सिंपल मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आप देखेंगे तो सबसे पहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा मोलर इंटरनल एनर्जी, और बोलो क्या है, EMF ऑफ सेल। ये 3 ऐसी चीजें हैं
जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर आंतरिक ऊर्जा और ईएमएफ ऑफ सेल, ये मेरा आंसर आएगा। दैट इज बोलो कौन सा, बी, जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करती है। क्लियर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखें तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का क्वेश्चन है। आप पेपर देखेंगे टेस्ट सीरीज के तो हर चैप्टर से बराबर तरीके से सवाल पूछे गए हैं, किसी में भी ऐसा नहीं कि कहीं से ज्यादा कहीं से कम, इक्वल वेटेज रखा है सभी का, सभी इक्वल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन एट 400 केल्विन, है ना, अभिक्रिया दी है 400 केल्विन पे, रिएक्शन दिया है, डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है 66.2 किलो जूल पर मोल, है ना। डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 66.2 किलो जूल पर मोल, ये दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसके आगे जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में दिया हुआ है। 66.2 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच का जो साइन दिया है वो प्लस में दे रखा है। दूसरी बात बोलिए कि डेल्टा एस का आप वैल्यू देखेंगे तो डेल्टा एस का वैल्यू, जो डेल्टा एस दिख रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिख रहा है -132.4 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों दिख रहा है। अच्छा, डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है, डेल्टा एस क्या दे रखा है, नेगेटिव। आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट मुझे ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो स्पॉन्टेनिटी को लेके सवाल में दिख रहे हैं। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं वैल्यू तो डेल्टा जी इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मैं वैल्यू पॉजिटिव रख रहा हूं, माइनस टी, और यहाँ पे आ रहा है माइनस टी डेल एस। अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस की जगह टी डेल्टा एस आ रहा। आप देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, आप देखिए दोनों के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं। अब डेल्टा जी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। आप चाहते हैं कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस रहे तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। आप इस इक्वेशन को देखो, कहीं से भी मुझे डेल्टा जी नेगेटिव नहीं मिल रहा, मतलब ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, इनफैक्ट होगा ही नहीं। इस टाइप का रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, मतलब सीधी सी बात है, ये अभिक्रिया कभी भी स्वतः नहीं होगी। तो ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि विल नॉट टेक प्लेस अंडर गिवन कंडीशन, इस दी गई स्थिति में यह अभिक्रिया कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरा सी आंसर आएगा कि अभिक्रिया इसमें कभी भी संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू कभी भी, डेल्टा जी का वैल्यू इस हिसाब से कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सवाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, निम्न में से कौन से कक्षकों के युग्म में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के अनुदिशा में नहीं होता है, एक्सिस पर नहीं है ना, अक्ष के अनुदिशा में नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको डी एक्स वाई और पीजेड दे रखा है। तो डी एक्स वाई की बात करो तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, और डी एक्स वाई ऐसा कुछ आएगा, पहला ऑप्शन की बात कर रहा हूं। और पी जेड दिख रहा है ना, तो पी जेड दिख रहा तो ये तो एक्सिस पे आता है, ये पी जेड दिख रहा तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाना की संभावना अक्ष पर होती है, मतलब एक अक्ष के बीच में आ रहा है और एक अक्ष पर आ रहा है। ठीक है, दूसरा आपको बोला है, सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है वो बोल रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी क्या दिख रहा है, जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर मैं संरचना बताऊं आपको, ये एक्स होता है, ये वाई होता है ना, थोड़ा अच्छे अच्छे कलर ले लेता हूं मैं, आपको थोड़ा सुंदर दिखेगा। ये डी एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर होता है, और अगला जो दिख रहा है आपको, अगला जो दिख रहा है उसको अपन कहते हैं डी जेड स्क्वायर, है ना, अगला जो दिख रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर। ये डी जेड स्क्वायर, बोलो आया समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं पी एक्स और पी वाई है, उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा पी एक्स और पी वाई है, तो ये आ गया एक्स एक्सिस आ गया, ये पी एक्स है ना, और यहां पे बात कर रहा हूं, ये बोलो कौन आ रहा है, पी वाई, एक पी एक्स और क्या दिख रहा है, पी वाई, है ना, और आखिरी जो आ रहा है फोर्थ जो आ रहा है वो आ रहा है डी एक्स वाई और डी वाई जेड। तो आपसे पूछा है, आप सवाल को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ये एक्स आ रहा है, ये वाई आ रहा है, और वाई जेड बोला है अगला, तो यहाँ वहां पे वाई और यहाँ पे क्या है, ये जेड, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की संभावना आपसे बोला है
अक्ष के अनुदिशा में नहीं है, एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस पर नहीं है। तो एक्सिस पर नहीं तो केवल आपके पास यही आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में है। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा फोर्थ वाला, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्सिस के बीच में है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। परमाणु संरचना का फिर से सवाल। कंसीडरिंग द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू बी इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज वुड बी, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान मानते हुए उसका वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग में संबंध, तरंगदैर्घ्य और वेग में संबंध। तो डी ब्रोगली अगर आपने इक्वेशन पढ़ी हो तो लेमडा बराबर एच अपॉन बोलो क्या होता है, एमवी, यही होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्या लिख सकता हूं, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एमवी, है ना। आपसे बोला इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य कैसी है, समान है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेमडा ऑफ प्रोटॉन, बोलो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कर सकते हैं। बोला तरंगदैर्घ्य बराबर, तो ये तरंगदैर्घ्य बराबर कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य दोनों बराबर है, इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य बराबर हो गई। तो अब मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, हो गया इक्वल। अब क्या बोला है, रेशियो पूछा है इनसे, किसका रेशियो पूछा है, तो आपसे बोला इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है तो उनके वेग का अनुपात, या आपसे बोला है रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ क्या निकालने का बोला है, इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना। यहाँ आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, बोलो आया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू आ जाएगा 1835, इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा 1835, बात समझे। 1835 के हिसाब से मेरा जो आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर डी आ रहा है, ये आ रहा है मेरा आंसर डी, 18 और क्या लिखा है 35। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री, 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। देखो होमोलोगस जो होते हैं ना, जो एक दूसरे के जस्ट पहले या जस्ट बाद में होते हैं, वो हमेशा आइडियल होते हैं, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन, ये आइडियल है ना। आइडियल मतलब आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाए थे, आदर्श और अनादर्श, है ना। तो ये होमोलोगस है। जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन जो दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो दिख रहा है, ये तुम्हारा नॉन आइडियल आएगा, नेगेटिव डेविएशन, अनादर्श आया। आपसे पॉजिटिव डेविएशन पूछा है तो आपका जो आंसर आएगा ये फर्स्ट वाला आएगा, दैट इज CH2 और CH3COOH। ये विलियन ऐसा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन से लॉ की तरफ से, रॉड्स लॉ की तरफ से। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मोल कॉन्सेप्ट से सवाल है ये, और वो भी स्टोइकियोमेट्री से। मोल कॉन्सेप्ट से सवाल, वो भी स्टोइकियोमेट्री से, कि 5 ग्राम ऑफ जिंक इज मेड टू रिएक्ट सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl, है ना। 5 ग्राम ऑफ जिंक इज मेड टू रिएक्ट सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ क्या बोला है, डाइल्यूट HCl। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये लिखा जिंक और यहाँ पे लिखा HCl, यहाँ पे लिखा डाइल्यूट, से दोनों से मिलकर बोलो क्या बन जाएगा, ZnCl2, और यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, है ना। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे Zn, और यहाँ पे बोला है NaOH से रिएक्ट कराया है, तो ये बन जाएगा आपका Na2 ZnO2, एंड अगेन यहाँ पे कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी 2 आ गया, है ना। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। क्लियर? अब क्या बोला इन्होंने, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज मेड टू रिएक्ट सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ, है ना, सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl एक्वस NaOH, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। 5 ग्राम जिंक को आधिक्य में एक बार तनु HCl से क्रिया कराई, एक बार NaOH से, 5-5 ग्राम को कराइए। बात समझे कि नहीं समझे? तो आपसे पूछा है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जब मेरा जिंक 1 मोल है तो मेरा हाइड्रोजन गैस जो मिल रहा है मुझे, वो भी तो 1 ही मोल मिल रहा है ना।
1 मोल ही मिल रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरा ये 65.3 ग्राम है तो मुझे 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो अगर मैं 5 ग्राम लूंगा तो वी ऑफ हाइड्रोजन गैस आएगा। बोलो आया? वी ऑफ हाइड्रोजन गैस। वैसे ही आप देखो कि जब ये मेरे पास फिर से 1 मोल है तो मुझे हाइड्रोजन गैस भी कितना मिल रहा है? 1 मोल। मतलब मैं कह सकता हूं कि 65.3 ग्राम जिंक को लिया मैंने, 65.3 ग्राम जिंक को लिया, तो मुझे जो HCl हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है वो 22.4 लीटर मिल रहा है। तो 5 ग्राम से बोलो कितना आ जाएगा? V ऑफ H2 आएगा। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का रेशियो सेम ही आएगा। आप दोनों का रेशियो निकाल लो, देख लो दोनों का रेशियो, मतलब यहाँ पे निकलने वाली वॉल्यूम और वहां पे निकलने वाला वॉल्यूम बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो इक्वल टू आएगा 1:1 का। दोनों में ही जो V ऑफ H2 आ रहा है, दोनों में ही जो V ऑफ H2 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ V ऑफ H2, तो V ऑफ H2 जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 22.4 इंटू 5 अपॉन 65.3। और यहाँ पे भी V ऑफ H2 जो आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस का जो आयतन मुझे मिल रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है? 22.4 इंटू 5 अपॉन बोलो 65.3। बोलो आया? तो ये आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों की दोनों चीजें बोलो कैसी आ रही है? सेम आ रही है। बात समझे? तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1:1। दोनों में वॉल्यूम जो निकलेगा वो बिल्कुल कैसा आएगा? सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप देखें क्या कह रहा है। हाँ, द ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ कैडमियम से Cd2+ दे रहा है, Cu2+ से Cu दे रहा है, विल इंक्रीज व्हेन, है ना। आपको एक गैल्वेनिक सेल का सेटअप दिया हुआ है, आपसे बोला है कि ईएमएफ कब बढ़ेगा सेल का। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, प्रॉपर चलते हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं करेंगे अपन। तो मुझे आपको यहाँ पे दिख रहा है सोल्यूशन में कि Cd से मिल रहा है Cd2+, और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है Cu2+ से क्या आ रहा है? Cu। दिख रहा है? अगर मैं इसका सेल रिएक्शन लिखता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा Cd से मिला Cd2+, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे आप देखेंगे तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है? Cu। आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसल। तो मुझे मिल रहा है Cd प्लस Cu2+, है ना, ऐसा। और यहां पे मिल रहा है Cd2+, और क्या आ गया? Cu। सबको दिख रहा है? अब मैं यहां पे जब लिखता हूं तो ई सेल लिखूंगा मैं, तो ई सेल बराबर बोलो मैं क्या लिखूंगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ पी बाय आर। प्रोडक्ट ये गया तो Cd2+ आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो Cd2+ आया, है ना, और यहां पे आएगा Cu2+, ऐसा। बात समझे कि नहीं समझे? अब मेरी बात ध्यान से सुने कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ई सेल ये डायरेक्ट नहीं भैया, माइनस लॉग आ रहा है वहां पे। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा। बात समझे? और इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ यहां पे भी बढ़ेगा। बात समझे? Cd2+ को डिक्रीज करेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू बोलो क्या होगा? इंक्रीज। और जब आप Cu2+ को इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज। तो आपसे सवाल में पूछा है कि सेल का ईएमएफ कब बढ़ेगा? सेल का ईएमएफ तब बढ़ेगा जब आप Cd2+ को घटाएंगे, है ना। Cd2+ को क्या कर देंगे? घटा देंगे। Cd2+ डिक्रीज, और Cu2+ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। Cu2+ को क्या करना है? बढ़ाना है। तो मेरा आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, दोनों के दोनों आएंगे, बोथ बी एंड सी। अगर ये दोनों काम करेंगे तो हमारा ईएमएफ जो होगा वो सेल का क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? 54 वाला क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल कंटेनिंग 0.1 N KCl सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, यहाँ पे सांद्रता दे रखी है ना। आप देखिए सांद्रता दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो मेरे को दे रखा है यहाँ पे, सांद्रता जिसको अपन कह रहे हैं नॉर्मेलिटी, वो है 0.1 N। 0.1 N क्या दिख रहा है मेरे को? KCl। मेरी बात समझे? आपसे बोला है कि इसका जो
रेजिस्टेंस आ रहा है और सेल कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस मतलब बोलो क्या है, आर। रेजिस्टेंस मतलब कितना है, आर। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 55 ओम, ये देखिए 55 ओम दिया है। और सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए। सेल कांस्टेंट मतलब बोलो क्या लिखा है, एल अपॉन ए, तो वो आ रहा है 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.66 सेंटीमीटर क्या दिख रहा है, इनवर्स। आपको बोला है कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी निकालने का तरीका होता है के इक्वल टू 1/r इंटू एल बाय ए। के इंटू वाई बाय आर इंटू एल बाय क्या लिखा है, ए। तो के को लिखेंगे तो 1/r जो दिख रहा है, तो 1/r मतलब 1/55 है। 1 क्या लिखा है, 55। और एल अपॉन ए जो दिख रहा है वो पॉइंट बोलो कितना है, 66 है। बात समझे, एल अपॉन ए की बात कर रहा हूं तो वो पॉइंट कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। इसका अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.66 डिवाइडेड बाय 55, तो ये लगभग आ रहा है 0.012, है ना। पॉइंट कितना आ रहा है ये, 012। क्लियर एकदम, है ना। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लूं, हाँ, तो ये 0.012 आ रहा है मेरा आंसर इसको कैलकुलेट करने पर। तो आप देखें ध्यान से, ये मेरा आंसर बन जाएगा 0.012। ठीक है, मैंने यंत्र का इस्तेमाल करा है थोड़ा जल्दी के लिए, है ना, कोई बात नहीं, मैं इतना कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से, रासायनिक बल गतिकी से, कि एट सर्टेन टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ NH3। तो पहले यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि NH3 का जो कैटालाइटिक डीकंपोजिशन होता है, NH3 का जो उत्प्रेरकीय विघटन होता है, वो किस नियम का पालन करता है, कौन सी कोटि का पालन करता है। तो NH3 का जो विघटन होता है वो आपको ध्यान रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पालन करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पालन करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या करता है, पालन करता है। मेरी बात समझे। तो आपसे बोला इन्होंने कि व्हाट विल बी द इनिशियल प्रेशर, व्हाट विल बी द इनिशियल प्रेशर व्हेन द हाफ लाइफ पीरियड इज 2 आवर। अगर हाफ लाइफ पीरियड 2 घंटे दिया हुआ है तो उसका इनिशियल प्रेशर क्या होगा। तो हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो बड़ा सिंपल रिलेशन होता है कि टी हाफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A0 की पावर में n-1। 1/A0 की पावर में कितना होता है, n-1, जहां पे n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करूं, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे टी हाफ फर्स्ट वाला अपॉन टी हाफ सेकेंड वाला इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका A0 सेकेंड वाला, A02 अपॉन A01, है ना। और इसकी पावर में यहां आ जाएगा n-1। अब n-1 मतलब 0-1, n-1 मतलब 0-1, क्यों, क्योंकि ऑर्डर 0 है। 0-1, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टी हाफ फर्स्ट वाला अपॉन टी हाफ सेकेंड वाला, मैं यहां पे लिख लेता हूं 1, यहां पे लिख लेता हूं 2, इक्वल टू A0 अपॉन में फर्स्ट वाला, क्योंकि -1 है ना, और ये आ जाएगा A0 अपॉन में बोलो कौन सा, सेकेंड। बन गया, क्योंकि n-1 लिखा है तो 0-1 तो -1 तो इनवर्स होगा। अब टी हाफ, अब 2 आवर्स बोला है, मतलब ये वाली रेंज की बात कर रहा है, ये इसके बीच की रेंज की यहां पे पूछ रहा है ये अपनों से, है ना, कि जब हाफ लाइफ यहाँ पे 2 आवर्स होता तो यहाँ पे क्या आता, प्रेशर क्या आता, है ना। तो मैं पहला हाफ लिख रहा हूं 1.6, टी हाफ दे रखा है 1.6 और दूसरा दे रखा है 2। A0 फर्स्ट दे रखा है 100, A0 दे रखा है यहाँ पे 100, और यहाँ पे A0 इनिशियल प्रेशर पूछा है आपसे, है ना। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इधर आप देखें तो ये 4 4 16, 4 5 20, है ना। तो A0 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपके पास 500/4, है ना। तो ये आ गया आपका 2, ये 250, ये कैंसिल होकर आया 125। तो जो मेरा इनिशियल जो A0 आ रहा है, जो ये P0 कह सकते हो प्रेशर, वो इक्वल टू आ जाएगा 125 mm ऑफ Hg, 125 mm ऑफ Hg। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मेरा आंसर जो आ गया यहाँ पे, दैट इज 125। तो सिंपल आप यहाँ पे रिलेशन लगा सकते हैं कि हाफ लाइफ जो पीरियड होता है वो इनवर्स ऑफ होता है 1/A0 की पावर में n-1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का सवाल है ये। ग्लूकोज कैनॉट रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। देखो ग्लूकोज जो होता है ना, उसके साथ में एक प्रॉब्लम थी कि उसका लीनियर स्ट्रक्चर, उसकी रेखीय संरचना ने सब कुछ समझा दिया था, लेकिन फिर भी वो शिफ्ट्स बेस के साथ, शिफ्ट्स क्षार के साथ
NaHSO3 के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। NaHSO3 के साथ में एनसीईआरटी की लाइन है कि ग्लूकोज जो होता है वो NaHSO3 के साथ योगात्मक उत्पाद NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है, क्योंकि उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। पढ़ा होगा, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो ग्लूकोपाइरेनोज कहलाता है, और फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होने के कारण वो NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट या योगात्मक उत्पाद नहीं दे पाता है। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो NaHSO3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, इनमें से किसमें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है? पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई C डबल बॉन्ड ग्रुप दिख रहा है और यहां पर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया Nu-। अब जैसे Nu- अटैक करने आएगा तो ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। पहली बात तो ये जो इफेक्ट होता है ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट तब लगता है जब कोई अटैक करने के लिए इसके ऊपर आ रहा है, जब कोई अटैक करने के लिए इसके ऊपर आ रहा है, इसको टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। आप न्यूक्लियोफाइल को इससे दूर ले जाओ, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आप न्यूक्लियोफाइल को पास ले आओ, वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होते जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल दूर जाते जाएगा इलेक्ट्रॉन वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है। तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो सी आएगा, जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कभी भी शो नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। D and L are mirror images of each other। भैया ये जो कैपिटल D और कैपिटल आ रहा है ये शुगर्स के कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। यहाँ डेक्स्ट्रोलीवो नहीं है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डेक्स्ट्रोलीवो। D and L are mirror images of each other। D and L glucose are enantiomers of each other। तो पहले तो ये पता चले ना कि D and L है कैसे, तो है कैसे तो वो बता देते हैं। ऐसा दिखेगा कुछ, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा CH2OH, है ना, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, ये आ गया H, ये आ गया H, फिर यहाँ पर OH, फिर H, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पर H, और ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH। ये D ग्लूकोस है। इसको अगर मैं बोलूं तो ये D ग्लूकोस आ रहा है, दिस इज D ग्लूकोस। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कैसे बनेगी वो बता देता हूं मैं आपको, है ना। अगर मैं इसकी आपके सामने मिरर इमेज बताऊं, समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बताऊं तो मिरर इमेज अगर अपन देखेंगे तो ये मेरे को जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा। और आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा बनेगा कि इधर आ जाएगा ये यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे CH2, है ना, फिर 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, और यहाँ पे तो वही आएगा C डबल बॉन्ड OH, है ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये H, ये OH, फिर H, फिर ये H, फिर ये OH, फिर ये OH, और फिर ये क्या दिख रहा है H। तो आप देखिए एक दूसरे की कौन सी मिरर है, मिरर इमेजेस हैं, और ये D ग्लूकोज के होने के साथ साथ ये बोलो क्या है, L ग्लूकोज। एक D ग्लूकोज और एक क्या दिख रहा है, L ग्लूकोज। मेरी बात समझे, एक D और एक क्या है, L। तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट सही है कि D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, D एंड L ग्लूकोज आर एनैंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। मेरी बात समझे, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, बोलो क्या लिखा है, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही कैसे हैं, सही है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन था ये अपना। आगे बढ़ता हूं मैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। अमाइंस चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड है ये कि CH3 CH2 NH2, है ना, इसको अपन बेंजोइलेशन भी कह सकते हैं, असाइलेशन या बेंजोइलेशन भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अमाइंस का जो आ रहा है असाइलेशन, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, बेंजोइलेशन। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है मुझे, CH3 आ रहा है, CH2 आ रहा है, यहाँ पे N है, ये H है, ये H है, और इधर आ रहा है ये Cl,
और ये आपके पास रिंग, रिंग मतलब बेंजीन रिंग। मेरी बात समझ में आई? अब आप यहां से देखेंगे तो यहां से बाहर में किसको कर दूंगा, HCl को, और जैसे HCl को बाहर करूंगा मैं, तो HCl को बाहर करते के साथ ही मेरे पास मिल जाएगा यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये इस प्रकार से आया। अब क्या करा इन्होंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पास करा, मतलब रिड्यूस कराना है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस अगर करना है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके, तो ये अमाइड दिख रहा है ना, तो अमाइड जो दिख रहा है उसको ये रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके ये बन जाएगा CH2NH, तो एज इट इज था। ये जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा CH2 में, और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझे? तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो CH3 CH2N, मतलब 2 डिग्री का अमाइन आ रहा है, 2 डिग्री का अमाइन मतलब ये लास्ट वाला। क्लियर मेरी बात एकदम पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 61 क्वेश्चन को देखें तो रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, है ना, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र NaOH। तो बेंजल्डिहाइड को देख लेते हैं, तो एक ये ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ये ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रबल क्षार है। दोनों अल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। देखो कैनिजारो रिएक्शन अगर थोड़ा याद हो तो कैनिजारो रिएक्शन में एक बात क्लियर थी कि अल्डिहाइड होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कैनिजारो एक डिस टाइप की डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, विसमानुपाती अभिक्रिया होती है। यहां पे भी दोनों अल्डिहाइड हैं, दोनों के दोनों अल्डिहाइड हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शन को ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस कैनिजारो, कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ध्यान रखिएगा कि दोनों जो है अल्डिहाइड है। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे ये जो दिख रहा है बेंजल्डिहाइड, इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होकर ये बनता है बेंजाइल अल्कोहल, रिडक्शन होगा और रिडक्शन होकर बनता है बेंजाइल अल्कोहल। बात समझे कि नहीं समझे? और जो दिख रहा है आपको फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो दिख रहा है यहां पे, इसको कहते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड आपका बनाएगा फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रही है। तो ये बन जाएगा फाइनली आपका सोडियम फॉर्मेट, ये फाइनली बनेगा सोडियम फॉर्मेट। मेरी बात समझे? तो बेंजल्डिहाइड से हम बन रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड से अपन जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सोडियम फॉर्मेट। तो ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसको अपन कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, और साथ में उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब इस टाइप की रिएक्शन आए, है ना, इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन दिख जाए तो अपने को क्या करना है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH2, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा H। इसकी जो रिएक्शन करा रहा हूँ वो HCN से करा रहा हूँ, तो HCN टूटेगा तो H प्लस और CN माइनस। हालांकि ध्यान रखना, जब अपन HCN से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो pH है ना वो लगभग अपन रखते हैं 9 से 11 के बीच में, स्लाइटली बेसिक, क्योंकि HCN अपने आप में बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। उसको आयोनाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक मीडियम मिलाते हैं। वीक बेस है जिसका पीएच लगभग आ रहा है 9 से किसके बीच में, 11 के बीच में, और 9 से 11 के बीच में आता है जब ये, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आ गया CN, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बना H, साइनाइड आ गया। नाउ इस साइनाइड का हम करा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप देखें तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे H3O+ है। और जब हम साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्योंकि वहां पार्शियली एक्सेस नहीं लिखा तो हम एक्सेस ही मानेंगे बाय डिफॉल्ट, तो जब पार्शियल एक्सेस नहीं लिखा है हम बाय डिफॉल्ट एक्सेस मानेंगे। तो नाइट्राइल्स का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये कायरल सेंटर भी होता है। इसी को साइनोहाइड्रिन कहते हैं अपन, ऊपर वाले को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो आप देखें प्रोडक्ट आपका जो मिल रहा है
वो 3 कार्बन आ रहे हैं आपके पास में, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है दैट इज सी वाला आंसर, क्योंकि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। करेक्ट ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिक के लिए के ए का मान क्या होगा। जो के ए होता है ना, इसको कहते हैं अपन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक कहते हैं। और जो के ए दिख रहा है ना, यहाँ पे जो के ए नजर आ रहा है, ये के ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के। के ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसिडिक कैरेक्टर, मतलब अम्लीय गुण के समानुपाती होता है। अम्लीय गुण ज्यादा आएगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे हम फिनॉल की बात कर रहे हैं और यहाँ CH3 मेरे को दिख रहा है दैट इज ERG की कैटेगरी में। ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो इनवर्स ऑफ होता है एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय गुण के व्यतक्रमानुपाती होता है। आप NO2 को देखें तो NO2 जो आता है वो EWG की कैटेगरी में आता है। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है AC के। AC मतलब कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AC के होता है। AC मतलब कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। तो आप मेरी बात को ध्यान से देखें तो NO2 जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो B वाले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। B के बाद आ जाएगा A, और A के बाद बोलो कौन आएगा, C। B वाले कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आ जाएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। आप ध्यान रखिए कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो Ka का वैल्यू भी ज्यादा आएगा, तो B वाले का Ka का वैल्यू सबसे ज्यादा, उससे कम A, और सबसे कम जो आएगा वो C का आएगा। तो B, A और C, तो ये आंसर आएगा आपका D। ठीक है, 63। 64 की बात करता हूं। इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ये तो एनसीईआरटी का रिएक्शन ही पूछ लिया सीधे से, है ना। क्यूमीन क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी कहानी में समझा दूं आपको पहले, है ना। क्या होता है क्यूमीन, क्या नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, क्यूमीन क्या होता है। हवा की उपस्थिति में क्यूमीन से फिनॉल बनाने के दौरान बनने वाला मध्यावर्ती, मतलब इंटरमीडिएट। इंग्लिश मीडियम वाले, इन क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन प्रेजेंस ऑफ एयर इंटरमीडिएट, मध्यावर्ती पूछा है आपने। इसमें जो मध्यावर्ती बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, वो हाइड्रोपरऑक्साइड कहलाता है। मध्यावर्ती जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या कहलाता है, इसमें हाइड्रोपरऑक्साइड। तो जैसे आप देखें ध्यान से, तो यहां पे मेरे पास क्यूमीन की अगर मैं बात करता हूं, तो क्यूमीन की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे आया मिथाइल, यहाँ पे आया मिथाइल, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया, H। मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे क्या आया, H, है ना। अब यहाँ पे लिखा मैंने O2, तो O2 जैसे लिखेंगे तो ये मिथाइल, ये कार्बन, ये मिथाइल, यहाँ पे O, O और क्या दिख रहा है, H, ऐसा आया, ये दिख रहा है। इसी को कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और यही हमारा इंटरमीडिएट है ना। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिंपली यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, है ना। अब क्यूमीन के स्ट्रक्चर को और अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये कुछ ऐसा भी बनता है जिसको अपन कहते हैं 2 फिनाइल प्रोपेन। ये कुछ ऐसा भी बनता है, इसी को अपन कहते हैं 2 फिनाइल प्रोपेन। क्लियर एकदम। 64। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 2 आइसोमर्स A and B with molecular formula C4H8 gives different product on oxidation with KMnO4। दो आइसोमर A and B with molecular formula, है ना। molecular formula जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने C4H8, मतलब अल्कीन है, C4H8 है, और C4H8 मतलब बोलो कौन आ रहा है, अल्कीन आ रहा है, ये है C4H8 मतलब अल्कीन। अब क्या बोला इन्होंने, 2 प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आइसोमर A ऑन रिएक्शन विद KMnO4 रिजल्ट्स इन एफरवेसेंस ऑफ गैस, है ना। एफरवेसेंस मतलब कि दूध उफनता है ना, तो उफान आता है ना, दूध जब उफनता तो एफरवेसेंस नहीं आते हैं, बात समझे, उसी को। एंड गिव्स कीटोन, मतलब कि भाई जो आइसोमर है वो आपका रिएक्शन करने पर एफरवेसेंस ऑफ गैस दे रहा है, और क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है। द कंपाउंड A इज, बात समझे, मतलब आपके पास इसके 2 आइसोमर बना सकते हैं अपन, C4H8 है, चलो आइसोमर बना लेते हैं इसके,
ये ऐसा कुछ बन सकता है मेरे हिसाब से, तो है ना। यहाँ पे आप देखें तो ये बन जाएगा आपका इधर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH2, और मे बी पॉसिबल ये कुछ ऐसा भी बना सकता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक डबल बॉन्ड बीच में भी आ सकता है। अब बोला इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ऑक्सीडेशन कराया तो भाई KMnO4 एसिडिक मीडियम में कराया, ये KMnO4 और कौन सा मीडियम आ रहा है, एसिडिक मीडियम है। तो सिंपल सी बात है, वो यहां से ब्रेक हुआ होगा, यहां से, और जैसे ही ब्रेक हुआ होगा तो सबसे पहले तो इसने दे दिया एक कीटोन आपको, तो कीटोन का मतलब ये कुछ बन जाएगा, इधर बन जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3, है ना, और साथ में दिया होगा इसने HCOH, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इसी में, एंड फाइनली आपको देता है CO2 गैस जिसके एफरवेसेंस आते हैं और साथ में H2O। तो आपको यहाँ पे फाइनली जो गैस मिल रही है वो CO2 गैस मिल रही है और साथ में एक कीटोन मिल रहा है। तो मेरा जो आंसर आएगा वही आ जाएगा आपका CH3 CH2, है ना। मतलब ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन दिख रहा है, यहाँ देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, ये थर्ड, और 2 मिथाइल जो दिख रहा है प्रोपीन दिख रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन को जब आपने क्या कराया होगा ऑक्सीडेशन, तो आपको मिला होगा एक कीटोन और एक साथ में मिला है CO2 गैस जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है। बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 डायरेक्ट नेम रिएक्शन है जिसको हम कह सकते हैं फिटिक्स रिएक्शन। डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं करना था, फिटिक्स रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। ऐसा दिख रहा है कुछ आपको, ये यहां पे बोलो कौन आया, Br, इधर आ गया 2Na, है ना, और यहां पे बोलो कौन आ गया, Br इधर, ठीक, यहां से ये गया, चला गया, और जैसे ही गया तो यहां पर भी आ गया, और फिटिक्स रिएक्शन, और इसी को अपन कहते हैं बायफिनाइल। फिटिक्स रिएक्शन इसी को अपन क्या कहते हैं, बायफिनाइल। तो बायफिनाइल है, सिंपल रिएक्शन है। मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, है ना। आपको पता है यहाँ पे जो अपन इस्तेमाल करेंगे वो DE इस्तेमाल करते हैं। DE का मतलब बोलो क्या होता है, ड्राई ईथर। 67 क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन इज। अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सिंपल, टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा, उसके बाद आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या आया CH3। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, C का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर मेरा A, फिर मेरा B, CAB, CAB, B वाले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम आएगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास में, टर्मिनल अल्काइन ही नहीं है वो। यहाँ पे देखो ना, एसिडिक हाइड्रोजन ही इसके पास नहीं है। क्लियर है? चलो 68 की बात करते हैं। बेंजीन डज नॉट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन रेडिली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन शो करेगा, लेट से मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं, और मान लीजिए अगर इसने यहाँ पे H2 का एडिशन या फॉर एग्जांपल Br2 का एडिशन करके ये बनाया, तो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड दिख रहा था एरोमेटिक, और एरोमेटिक से यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा बना है, नॉन एरोमेटिक, सारे बॉन्ड गायब हो जाएंगे एडिशन हुआ तो कोई भी सिस्टम स्टेबल सिस्टम से अनस्टेबल की तरफ क्यों जाना चाहेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर कारण स्टेबल सिस्टम, कंपैरेटिवली कैसा, अनस्टेबल सिस्टम, तो कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहेगी। तो बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन रेडिली शो नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बेंजीन हैज स्टेबल प्लेनर स्ट्रक्चर विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्लेनर क्यों है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो दे ऑल आर कैसे हाइब्रिड sp2, दे ऑल आर कैसे हाइब्रिड sp2, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड है, सारे sp2 हाइब्रिड प्लेनर हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। बात समझे, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following species does not change oxidation state in acidic as well as basic medium? Very simple भाई मेरे, ये डी एंड एफ ब्लॉक का भी हो सकता है, रेडॉक्स का भी हो सकता है कि COO4 2 माइनस जो होता है उसको जब एसिडिक मीडियम से पास करो तो डाइक्रोमेट बनाता है ना, और जब बेस से पास करो तो वापस से क्रोमेट बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये एक ऐसा स्पीशी है जिसको कहते हैं CRO4 2 माइनस,
ये एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों में ही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म जरूर होता है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, तो अगर ये कन्वर्ट भी हो रहा है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पे +6 देख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो क्रोमियम आएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो कितना आएगा, +6 ही आएगा। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन है सीरियम हाइड्रोक्साइड है ना, प्रासियोडाइमियम और नियोडाइमियम लेंथनॉइड्स हैं, और ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट जाने में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल होता है। लेफ्ट से राइट जाने में बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन समझते हैं, लेफ्ट से राइट जाने में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है सो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेंथनॉइड्स में लगता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनॉइड संकुचन। बाएं से दाएं जाने में लेंथनॉइड संकुचन लगता है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेंथनॉइड संकुचन के कारण साइज जो होता है, आकार जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 70 का असर्शन और रीजन, लेफ्ट से राइट जाने में लेंथनॉइड संकुचन, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण एटम्स का साइज कम हो जाता है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण लगता है ना। यहाँ पे अपन मैं लिख लेता हूँ AR, यहाँ पे लिख लेता हूँ Z। तो आप जब ऐसे चलते हैं, इसको मैं कहता हूँ सीरियम, इसको कहता हूँ मैं ल्यूटेशियम, तो लगातार जो है एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? यहां तक की बात क्लियर एकदम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। M2+ से MSRP का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रेडॉक्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि M2+ है, M2+ से बोलो क्या जा रहा है, M, और M2+ से M जा रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। किसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है? SRP का वैल्यू। SRP का वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है। बात समझ में आया? आपसे बोला है कि इनमें से किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक तो फैक्ट बेस्ड अगर आप ध्यान रखें, क्योंकि हमने गैल्वेनिक सेल के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अपने को पता है कि ये जो Cu2+ होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये Cu आता है, और E0 ऑफ Cu2+ से Cu का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.34 वोल्ट, ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। एक तो फैक्ट बेस्ड आप मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप फैक्ट बेस्ड ना भी माने तो इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, है ना, अगर आपने कौन सी सीरीज देखी हो, रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ऐसा सो ऑन चलता है। फिर यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे फिर आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और ये दिख रहा है प्लैटिनम, इस टाइप से। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है ना, इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इसका जो SRP का वैल्यू आता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिव आता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे SRP का वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और इसके नीचे जब जाते हैं ना, तो SRP का जो वैल्यू होता है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। SRP का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इस चीज का एक मतलब और भी होता है कि अगर आप लेते हैं जिंक को और जिंक का रिएक्शन आप कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ में, तो ये बनाएगा आपका ZnCl2, और यहां से निकल जाएगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मतलब SRP का नेगेटिव वैल्यू बता रहा है कि जो भी मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपर लेता और कॉपर का रिएक्शन में डाइल्यूट HCl से कराता, तो फिर ये ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो कॉपर मेरा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके SRP का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा कॉपर आएगा। बाकी के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं हाइड्रोजन कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M। सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब यहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर है ना और ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको सम बताना है।
आपको सम बताना है इस कंपाउंड के अंदर, और सम बताना है कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है CO, यहाँ पे आ रहा है EDTA, है ना, और यहाँ पे इसकी पावर में बोलो कितना आ रहा है, -1 दिख रहा है। आप EDTA को देखें तो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेटो होता है। इसका जो फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो ये CH2 होता है, यहाँ पे आता है NH, यहाँ पे आता है NH, है ना, या यहाँ पे N आता है इथिलीन डायमाइन, और इधर आ जाएगा CH2 COO माइनस, फिर CH2 COO माइनस, फिर CH2 COO माइनस, फिर CH2 और COO क्या दिख रहा है, माइनस, और इसके ऊपर कौन सा पेयर आ रहा है, लोन पेयर। तो 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो मेरे पास एक लिगेंड आ रहा है, ये मेरे पास लिगेंड जो आ रहा है इसको कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे इसका 6 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आया, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, है ना, इस कॉम्प्लेक्स का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेरे पास जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। और अब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने मान लिया X प्लस, EDTA पे आ रहा है -4, X प्लस यहाँ पे आ रहा है -4, है ना, और -4 इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -1, तो X -4 इक्वल टू -1 आया, तो X इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ रहा है +3। X इक्वल टू क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो अब देखो आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है +3 इक्वल टू बोलो कितना आ गया, 9। 6 + 3 इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है, 9। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 9। क्लियर मेरी बात। 72 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकरेक्ट रिगार्डिंग FeCO5 इज, FeCO5, FeCO5 एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, है ना, FeCO5 एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे FeCO5 एक कॉम्प्लेक्स है, और बोला इसके बारे में इनकरेक्ट बताइए। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, या मैं कहता हूं कि एकल नाभिकीय संकुल है। एकल नाभिकीय संकुल का मतलब है कि उसमें लिगेंड केवल एक ही प्रकार का है, लिगेंड केवल सिंगल टाइप का है, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स नहीं है। तो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। क्या सही बात है कि ये कॉम्प्लेक्स बोलो कैसा है, मोनो न्यूक्लियर, बात समझे। उसके बाद बोला FeCO5 में बोला ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी वाला, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CO, इधर आ जाएगा CO, इधर आएगा CO, इधर आएगा CO, और इधर भी क्या आ जाएगा, CO। तो ये ट्रायगोनल दिख रहा है और बाइपिरामिडल दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है, बात समझे। उसके बाद बोला है सिग्विक का EAN रूल फॉलो कर रहा है। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। EAN मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि जो Fe दिख रहा है इसके अंदर, है ना, जो तीसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तीसरे नहीं चौथे ऑप्शन की जो बात कर रहा हूं, Fe का परमाणु क्रमांक 26 आ रहा है, एटॉमिक नंबर 26 है, 3D सीरीज का है, तो उसका EAN 36 आना चाहिए, जो कि 36 आएगा। इसका जो EAN है वो 36 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि EAN निकालने का तरीका होता है, EAN निकालने का तरीका होता है, और तरीका ये होता है कि एटॉमिक नंबर 26 आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि कार्बोनिल है, और 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 5 लिगेंड है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 लिगेंड कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो केवल इसका आंसर जो आएगा ये आएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता है, DsP3 होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d नहीं होता है, वो कितना होता है, DsP3 होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो sp3d संकरण इसमें नहीं होता है रिगार्डिंग FeCO5। 73 डन। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, है ना, संकुल के द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता, संकुल के द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता। तो संकुल के द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास M, यहाँ पे आया NO2, फिर यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है NH3, यहाँ पे आ रहा है 4, और ये बोलो कौन है, Br। ये दिख रहा है। बोले ये कौन कौन सी समावयवता, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है।
तो सबसे पहली बात, इसके अंदर NO2 नजर आ रहा है, तो NO2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म इसके अंदर हो सकता है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसको अपन कह सकते हैं बंधन समावयवता, NO2ONO। जब भी एम्बीडेंट लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, एम्बीडेंट मतलब जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जैसे NO2 में नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है, दोनों डोनेट कर रहे हैं तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, क्योंकि जब Br अंदर तो NO2 बाहर, Br अंदर तो NO2 बाहर, तो इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये मेरा कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है वो इस कैटेगरी का आ रहा है Ma2B4, Ma2B4 टाइप की कैटेगरी का है ये मेरा कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है ये Ma2B4 टाइप की कैटेगरी का है। तो इसके अंदर आपको एक सिस और एक ट्रांस दोनों मिल सकते हैं, एक सिस और एक क्या है, ट्रांस, ये दोनों मिल सकते हैं। मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी जो है वो ये आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, विच वन हैज द मिनिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनमें से न्यूनतम विलेयता गुणनफल किसका है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका है। KSP का मिनिमम वैल्यू पूछा है आपसे, KSP का मिनिमम वैल्यू आपसे जानने की बात कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ, बोलो क्या बोला है, KSP। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हो गया आयोनिक कंपाउंड, ये हो गया आयनिक कंपाउंड, ये कोवैलेंट और ये भी कोवैलेंट, लेकिन AgCl का पास पाया जाता है मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, तो सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो मिनिमम आएगी, जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो कैसी आएगी, मिनिमम, है ना। मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है, सॉल्युबिलिटी बोलो कैसी है, मिनिमम है AgCl की, इसलिए उसके KSP का वैल्यू भी जो आएगा वो मिनिमम आएगा। मेरी बात समझे, तो KSP का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा, किसके केस में, AgCl के केस में इसका वैल्यू जो आएगा कैसा आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पोलराइजिंग पावर ज्यादा आता है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडॉक्स का, 6 into 10 to the power minus 3 mole of KMnO4 react with XN plus। चलो इक्वेशन बना के देख लेते हैं, है ना। तो यहां पे दिया हुआ है KMnO4 XN प्लस से रिएक्ट करके दे रहा है यहाँ पे XO3 माइनस, और यहां पे आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है Mn2 प्लस, ये मिल रहा है Mn2 प्लस, ऐसा कुछ मिल रहा है। आपसे पूछा है कि इसके अंदर N का वैल्यू बताइए, आपसे पूछा है इसके अंदर N का वैल्यू बताइए कि N का वैल्यू क्या आएगा। N कौन सा वाला, ये वाला N का वैल्यू पूछा है। तो अगर ये वाला N का वैल्यू पूछा है तो KMnO4 माइनस की बात करूं तो +7 दिख रहा है, +7 से +2 जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब N फैक्टर 5 आ रहा है। +7 से +2 जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, N फैक्टर कितना आ रहा है, 5। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ रहा है +5 आ रहा है, और यहाँ पे N है, बात समझे कि नहीं समझे, 5 और यहाँ पे N आ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 5 माइनस N, 5 माइनस क्या लिख लूंगा, N। बात समझे कि नहीं समझे, 5 माइनस क्या लिख दिया मैंने, N। मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कितने का चेंज आया, क्लियर है। चलो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, XN प्लस। बात समझे कि नहीं समझे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ XN प्लस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल, है ना, इंटू N फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या लिखा मैंने, N फैक्टर। तो फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल इंटू, बोलो क्या लिखूंगा मैं, N फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इंटू N फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इंटू N फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं KMnO4 के, कितने दे रखे हैं, 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 5, 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्या लिखा, 5,
और यहां मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 5 माइनस n इंटू 5 माइनस क्या दिख रहा है यहाँ पे n। क्लियर है? चलो यहां देखते हैं अपन, है ना, इंटू 5, क्योंकि n फैक्टर यहाँ 5 आ रहा है और इधर n फैक्टर जो आ रहा है 5 माइनस कितना आ रहा है n। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 गया, 6 5 से 30/9, है ना, ये कैंसिल करा मैंने तो 6 5 से कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या आ गया 9 इक्वल टू n 5 माइनस n इक्वल टू 5 माइनस क्या दिख रहा है n, है ना, तो यहाँ पे आ गया 30/9 -5 इक्वल टू -n आया। सॉल्व करेंगे ना तो 9 5 से कितना हो गया 45 था 30 -45/9 इक्वल टू -n, तो -15/9 इक्वल टू -n, माइनस से माइनस कैंसिल गया 3533, तो n का वैल्यू जो आया मेरे पास वो 5 बाय कितना आ गया 3। n का वैल्यू जो आया, n का वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया 5/3। तो यहां आप देखें तो n का वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास वो 5 बाय कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। मैच द एलिमेंट इन कॉलम विद कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 दिख रहा है, कॉलम 1 में दिए गए तत्वों का मिलान कॉलम 2 से करिए। बात समझे? तो कॉपर जो मेरे को दिख रहा है वो ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है, कॉपर जो दिख रहा है वो संक्रमण तत्व है। जिंक जो दिख रहा है मेरे को वो डी ब्लॉक का मेटल है ना, डी ब्लॉक का जिंक, जिंक डी ब्लॉक का आ रहा है, आ गया। उसके बाद सीरियम जो आ रहा है वो आ रहा है अंतः संक्रमण, सीरियम आ रहा है आपका यहाँ पे ये इनर ट्रांजिशन मेटल, है ना, सीरियम जो है, सीरियम क्या आ रहा है इनर ट्रांजिशन मेटल, बोला है समझ में। और सिलिकॉन जो आ रहा है वो नॉन मेटल आ रहा है। तो हम मैच करें तो कॉपर 1 का डी आ रहा है ना, 1 जो दिख रहा है 1 का आ रहा है डी, अब 1 का डी के बाद जिंक आ रहा है तो जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो 2 का आ रहा है बी, 2 का आ रहा है बी, 2 का क्या आ गया बी। सिलिकॉन नॉन मेटल धातु है तो क्या आ रहा है सी, तो 1 का डी, 2 का बी और 3 का क्या आ रहा है सी, और 4 का आ रहा है ए, 4 का क्या आ रहा है ए। तो 1 का डी, 2 का बी, 3 का सी और 4 का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो 4 का ए आ रहा है, मतलब मेरा ये ए आंसर ही है 77 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 78। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, निम्न में से किसमें बंद कोण का अंतर 10 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है भाई, तो चालू देखते हैं अपन, करते हैं इसको स्टार्ट। तो पहला आपको एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है NH3 और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है PH3। NH3 का एंगल जो होता है वो 107 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन आप जैसे ही आते हैं तो लगभग ये एंगल जो होता है वो 91 डिग्री के आ जाता है बराबर। यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको आप कहते हैं ड्रैगोज रूल, बात सुने, यहाँ पे कभी आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे एक रूल लगता है, इस रूल को अपन जो कहते हैं वो कौन सा रूल कहते हैं ड्रैगोज रूल। तो पहला 10 डिग्री का डिफरेंस जो आ रहा है वो तो यहाँ आ रहा है, पहला 10 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ड्रैगोज रूल के कारण। ठीक है, अगला आता है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आप देखें तो BF3 आ रहा है और CF4 आ रहा है। BF3 में एंगल जो आएगा 120 डिग्री आएगा क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर होता है। CF4 में टेट्राहेड्रल आता है तो एंगल लगभग आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ पे भी 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस जो आ रहा है 10 डिग्री से कितने का आ रहा है ज्यादा का आ रहा है ना। PS3 ASS3 जो आ रहा है ना, मैं यहाँ पे बताया नाना पापा ये ASS3, इसका भी एंगल लगभग 90 डिग्री का होता है, तो इनमें तो नहीं है डिफरेंस। PS3 91 और ये लगभग 90 होता है आसपास, है ना। NH3 और H2O की बात करूं डी ऑप्शन में, तो NH3 का एंगल होता है 107 डिग्री का और H2O का एंगल जो होता है वो 10 कितना होता है 4 डिग्री का। तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा आंसर आएगा ए और बी जो दिख रहा है यहाँ पे ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको एंगल में डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। द pH ऑफ 0.15 m सोल्यूशन ऑफ HOCl Ka का वैल्यू दे रखा है। तो अगर आपको pH निकालना है तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना पड़ेगा H प्लस का निकालना पड़ेगा, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C
अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, पीएच निकालना है तो अंडर रूट ऑफ के ए इंटू क्या करेंगे आप, सी। तो अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी करते हैं तो के ए का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है 9.6 इंटू 10 की पावर, ये आ रहा है -6, है ना, इंटू पॉइंट बोलो क्या आ रहा है 15। बात समझे? ये आपका सॉल्व करने पर आ रहा है 14.4 इंटू 10 की पावर जो आ रहा है कितना आ रहा है -6, है ना। अब अगर मैं इसको देखूं 14 तो 4 4 जा 16 होता है, और ये आप इसको एक काम करो ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसका अगर रूट निकालना है तो 14 आ रहा है और 16 मतलब 4, तो 3.6 मान लो अपन या 3.5 मान लो इंटू 10 की पावर -3m, ये आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको निकालना है पीएच, तो पीएच बराबर हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 3.5 इंटू 10 की पावर -3। बात समझे? तो ये जो पीएच आएगा मेरे पास वो लगभग आ जाएगा, माइनस रहने दीजिए, लॉग ऑफ 3.5 और ये -3 आया, है ना, -3 आ गया तो log 3 होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.60 to 0.477, तो -3 प्लस 0.477 अप्रोक्सीमेटली 2.6 के लगभग, मतलब 2 पॉइंट की रेंज में आएगा। तो 2 पॉइंट की रेंज में मेरे पास एक यही आंसर दिख रहा है, दैट इज बी आंसर। 2 पॉइंट की रेंज में यही आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के मैंने क्वेश्चन को क्या करा है, सॉल्व करा है। बात समझे? तो 2 पॉइंट के आसपास इसका जो है अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, यहां पे आप देखें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे O2 आया, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हाफ O2, तो अगेन यहाँ पे CO2 दिख रहा है ये। बात समझे? यहाँ पे मिला है कंबस्शन ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की एंथैल्पी, तो कार्बन की आ रही है -393.5, -393.5 किलो जूल आ रही है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है दूसरे वाले की वो आ रही है -285, -285.5 किलो जूल पर मोल। हम कार्बन का मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट ले लेते हैं, है ना, कार्बन का जो है वो मोस्ट कौन सा स्टेट ले लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट, ये ग्रेफाइट है ना, जी फॉर ग्रेफाइट है, गैस मत समझ लेना, गैस में कंफ्यूज मत होना, जी फॉर मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा हूँ, ग्रेफाइट। आपसे बोला है व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की संभवन एंथैल्पी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संभवन एंथैल्पी को यहाँ पे लिखेंगे सी ग्रेफाइट, है ना, प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं हाफ O2, और दोनों से मिलकर मिलेगा CO गैस। आपको इसका वैल्यू निकालना है, हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। बात समझे? अब क्या करें अपन ऐसा कि अपनों को वैल्यू मिल जाए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो आप, तो मुझे कार्बन जो ग्रेफाइट दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड सी पे है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड पे है ना। तो मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 को लिखा मैंने ग्रेफाइट, है ना, प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं O2 गैस, तो दोनों से मिलकर मिला CO2, और माइनस ये आ गया 393.5 किलो जूल पर मोल। बोलो आया? और मुझे दूसरे वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड उस साइड चाहिए, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे को चाहिए राइट हैंड साइड पे, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए मुझे राइट हैंड साइड पे, दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे। इस इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको रिवर्स करता हूं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं CO2, और CO2 के बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे हाफ O2, और यहाँ पे लिखूंगा मैं CO। तो मैंने रिवर्स करा है तो माइनस की जगह हो जाएगा +285.5 किलो जूल। मैं दोनों को क्या कर देता हूं ऐड, तो माइनस से माइनस गया, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है सी ग्रेफाइट, और यहाँ पे प्लस हाफ O2 आ रहा है, हाफ O2 के बाद बोलो क्या आ रहा है, CO। बोलो आया? तो दोनों को ऐड करा, इसको ऐड कर लो, है ना। तो इसको ऐड करते हैं अगर अपन, तो मेरा जो आंसर आएगा ऐड करने पे वो -108 के आसपास आएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो -108 के आसपास आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है सोल्यूशन चैप्टर से, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह दिया मतलब यहाँ पे आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बात समझे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह दिया है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट which should be dissolved in 100 gram of heptane, which should be dissolved in 100 gram of heptane to reduce its vapor pressure by 60%, to 60% बोला, not by, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 100 ग्राम हेप्टेन में किसी अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य विलय जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम प्रति मोल है, तो कितनी मात्रा घोली जाए कि हेप्टेन का वाष्पदाब घटकर प्रारंभिक का 60% रह जाए। ठीक है, तो जब इस टाइप के सवाल आए तो आप एक काम करें, सबसे पहले पी नॉट ए को आप 100 मान लो। पी नॉट ए मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और जो दूसरा दिख रहा है जिसको हम कहते हैं पीए, विलयन का वाष्पदाब। तो जो पीए दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पे आप इसको मान लें 60, परसेंटेज वाइज दिया तो इसको 60 मान लीजिए। अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि भार की बात करें तो पीए माइनस पी नॉट ए माइनस पीए अपॉन पीए, कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला ध्यान से देखना। डब्ल्यू बी बाय एम बी, बी से मतलब है मेरा सॉल्यूट मतलब विलय, और एम ए बाय डब्ल्यू है, एम ए बाय डब्ल्यू है। बी मतलब सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बी मतलब मेरा सॉल्यूट है, और जो ए दिख रहा है वो मेरा है सॉल्वेंट, है ना। बी मतलब सॉल्यूट है, ए मतलब क्या है मेरा सॉल्वेंट है। बस अब मुझे यहाँ पे वैल्यू रखना है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो पी नॉट ए को लिखा मैंने 100, यहाँ पे लिखूंगा मैं 60 अपॉन यहाँ पे 60। डब्ल्यू बी निकालना है आपको, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो डब्ल्यू आपको निकालना है, अपॉन एम बी मतलब बोलो 50 बोला है ना, इनटू डिसॉल्व किसमें करा है हेप्टेन में, तो हेप्टेन में डिसॉल्व करना है। तो हेप्टेन मतलब आपके पास यहाँ पे आ गया 100 ग्राम, और हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, तो 12 इंटू 7 प्लस बोलो कितना आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 10 70, और ये 84 प्लस 16, तो ये भी जो आएगा वो 100 ही आएगा, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आया 40 बाय 60 इंटू 50 इक्वल टू बोलो क्या लिख रहा हूं मैं डब्ल्यू बी, 0 से 0 कैंसिल आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया 3, और ये आ गया 100 बाय 3 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 33.3 ग्राम के आसपास आ जाएगा, लगभग 33.3 ग्राम के आसपास आ जाएगा। दैट इज मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आंसर। तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, आप देखेंगे ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई करा है। क्लियर है? 81। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। कोई कार्बनिक यौगिक एक्स है ना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। यहां पे अपन देखते हैं ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो बातें हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन है, एक कार्बन और कौन है ऑक्सीजन, और मास परसेंटेज का रेशियो, मास परसेंटेज का रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का जो आ रहा है वो आ रहा है 4:1, वो आ रहा है 4:1, और ये आ रहा है 3:4, एक आ रहा है 4:1 और एक क्या आ रहा है 3:4 आ रहा है। अगर 4:1 आ रहा है, और अगर मैं यहां से इसमें अगर इनके एटॉमिक मासेस को कंपेयर करूं तो C/H का जो एटॉमिक मास आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 12:3, तभी तो कॉमन निकल के ये आया होगा। कार्बन अगर मैं 12 ग्राम लूंगा और हाइड्रोजन को 3 ग्राम लूंगा तो 4:1 का रेशियो आया होगा, है ना। सिमिलरली मैं यहां पे बात करता हूं तो C/2 मैंने यहाँ पे O लिखा, तो ये 12:16 का रेशियो आया होगा, कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा, कॉमन निकालने के बाद 3:4 आया होगा। यानी इस कंपाउंड में जो मासेस है वो निकल कर आ गए मेरे पास, आ गए कार्बन में मासेस निकल के। अब कार्बन देख लो 12 ग्राम है, मतलब कार्बन 1 मोल है ना। ऑक्सीजन को देख लो तो वो भी 1 मोल है, लेकिन आप हाइड्रोजन को देखो तो 3 मोल है। कार्बन 12 ग्राम मतलब 1 मोल, ऑक्सीजन 16 ग्राम मतलब 1 मोल, और हाइड्रोजन जो दिख रहा है वो 3 ग्राम दिख रहा है मतलब 3 मोल। तो मेरा आंसर जो आएगा वो CH3O आ जाएगा, दैट इज कौन सा आंसर बी।
मेरा जो आंसर आएगा वो CH3O आएगा, दैट इज कौन सा आंसर, बी। आप 4:1 का रेशियो दिख रहा है तो 12:3 लिख लो, कॉमन निकालोगे वही आएगा, 3 कॉमन निकाल लो। आप 3:4 को लिखोगे तो 12 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बात क्लियर एकदम। तो CH3O। क्वेश्चन नंबर 83, मैच दी कॉलम, सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिख रहा है, CH3COOH दिख रहा है, और रिएजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन, मतलब कि इसकी पहचान करने के लिए। तो CH3COH को अगर मैं देखूं तो ये करेगा, दैट इज ईस्टरिफिकेशन। इसको अपन कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, है ना, जिसको ईस्टर बनता है, ईस्टरिफिकेशन। तो ए का मेरा जो बन रहा है यहाँ पे एस आ रहा है, ए का जो आ रहा है वो मेरा बोलो क्या आ रहा है, एस। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम कराएंगे। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अगर मैं कराता हूं तो टॉलेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जो आपको टेस्ट देगा वो टॉलेंस टेस्ट देगा। मतलब बी का आ रहा है क्यू, ए का एस, तो बी का बोलो कौन आ रहा है, क्यू। 1 डिग्री का अमाइन है ये जो अमाइन दिख रहा है ये 1 डिग्री का अमाइन है। 1 डिग्री का अमाइन जो होगा वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये रहा, मतलब सी का आर, सी का बोलो कौन है, आर, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। और यहां पे ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, मतलब डी का पी आ जाएगा, डी जो दिख रहा है उसका पी आ जाएगा। तो ए का एस आया, बी का क्यू आया, सी का आर आया, और डी का बोलो क्या आया, पी। ए का एस, बी का क्यू, ए का एस, बी का क्यू, सी का आर, और डी का बोलो कौन आया, पी। तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे वो बोलो कौन आया, बी आंसर। मेरा आंसर जो आया वो क्या आया, बी, 83। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 84 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है ना। 84 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन कोरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, है ना, 0.18 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का भार, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का भार, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स का भार 0.18 ग्राम है। बात क्लियर। उससे आपको मिला 0.15 ग्राम AgBr। तो AgBr का भार, AgBr का भार या वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ AgBr का जो वेट आ रहा है वो 0.15 ग्राम आ रहा है ना। यहां पे अपन देख ले एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का एस्टिमेशन कराना है, तो ये 80 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। एंड एटॉमिक मास ऑफ AgBr, एटॉमिक मास ऑफ AgBr इक्वल टू आ जाएगा 188 ग्राम पर मोल, ऐसा कुछ। ठीक है। आपको एस्टिमेशन किसका करना है, ब्रोमीन का। आपसे बोला है कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालो, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन अगर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है अगर आपको, तो अपन यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ ब्रोमीन, वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन, है ना, वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन में यहां पे अपन लिख लेंगे वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन वेट ऑफ क्या दिख रहा है यहाँ पे, AgBr। मेरी बात समझे। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे करेंगे अपन वेट ऑफ, है ना, या अपन यहाँ पे लिख लो, एक काम करो, वेट तो नहीं, मास लिख लो, तो आपको वहां पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, मास ऑफ ब्रोमीन, है ना, या एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। फिर यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ AgBr, है ना, अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू बोलो कितना करेंगे, 100। बात समझे। एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन की बात करूं तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 188, है ना, इनटू वेट ऑफ AgBr की बात कर रहा हूं, तो वेट ऑफ AgBr आ रहा 0.15, यहाँ पे आ रहा 0.18 कंपाउंड का, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा 35.46। बात समझे। इसका जो आंसर आएगा वो लगभग बोलो 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है। मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, दैट इट्स 35.46 परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 84। सिंपल फॉर्मूला है ये, कोरियस मेथड का, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर का है, और नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए कि आपको बताना है, हालांकि कॉमन नेम है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है और NH2 ग्रुप दिख रहा है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल,
आप ध्यान से देखें, ये वाला जो ग्रुप नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो ग्रुप आ रहा है, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना। फिर यहां पे आप देखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन के बाद ये आ रहा है नियो वैलेरिक। वैलेरिक मतलब 5 कार्बन, वैलर मतलब 5 कार्बन होते हैं, है ना। फॉर्म मतलब एक होता है, मैं आपको बता देता हूं कॉमन नेम में। जब अपन फॉर्म लिखते हैं तो मतलब वहां पे एक कार्बन होता है। एसिड मतलब 2 कार्बन होते हैं, है ना। प्रोपियोन मतलब 3 कार्बन होते हैं। प्रोपियोन मतलब कितने कार्बन? 3। तो पहला फॉर्म एसिड प्रोपियोन, फिर आता है ब्यूटायर, और फिर जो आता है वो बोलो क्या आता है? वैलर। तो वैलर कितने कार्बन है? 5। ई बोलो क्या है? 4। तो वैलर मतलब कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे? 5 कार्बन आ रहे हैं। मेरी बात समझे? तो इसीलिए अपन इसको कहते हैं नियो वैलेरिक एसिड, है ना। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये नियो वैलेरिक हो गया। ये क्लियर है, क्रोटोनल्डिहाइड होता है, और ये विनाइल ग्रुप होता है, विनाइल और एसीटेट। ये देखिए विनाइल एसीटेट। तो ए का मेरे को मिल रहा है 2, ए का मिल रहा है 2, है ना। उसके बाद बी का मेरे को मिल रहा है 4, ए का 2 मिल रहा है, बी का 4 मिल रहा है। उसके बाद सी का मेरे को 3 मिल रहा है, सी का मेरे को 3 मिल रहा है, और जो डी दिख रहा है, डी का मेरे को फर्स्ट मिल रहा है, डी का मेरे को फर्स्ट मिल रहा है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3, और डी का फर्स्ट। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का फर्स्ट, मतलब आंसर बोलो कौन आया? बी। तो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था ये, सिंपल एकदम, है ना, कॉमन नेम से। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन लुकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, लुकास जो परीक्षण होता है उसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल का विभेद किया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का विभेद किया जाता है, किसका इस्तेमाल करके? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2, इसका इस्तेमाल करके हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। लुकास रिएजेंट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, विभेद करते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, है ना। क्या कह रहा है? तृतीय अल्कोहल सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और लुकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर अभिक्रिया तुरंत देते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे धीमी क्रिया या कह लो कि नहीं देता है वो 1 डिग्री का है। उसके बाद 2 डिग्री का है। आप अगर अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल लिखते हैं ROH, है ना। और यहां पे अपन आप देखें तो हम लुकास अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। लुकास अभिकर्मक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और क्या दिखता है यहाँ पे? ZnCl2। यहां से हटता है ये RCl होता है, और यहाँ पे बनता है H2O। तो ये जो होता है ये अविलय होता है पानी में। RCl अविलय होता है पानी में, घुलनशील नहीं होता है, सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है। लेकिन 3 डिग्री वाला जो होता है वो बहुत तेज रिएक्शन शो करता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दोनों ही कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था ना, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, 100% कंफ्यूज हुए होंगे। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या कहानी चल रही है। आपसे बोला है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट रिएक्शन, गलत अभिक्रिया को पहचानिए। तो C2H5Cl और KCN से जब रिएक्शन होती तो साइनाइड बनता है, ये बिल्कुल सही है। KCN से जब रिएक्शन होती तो साइनाइड बनता है, और जब AgCN से रिएक्शन होती तो आइसोसाइनाइड बनता है। आधे लोग इसमें अटके होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नो डाउट AgCN से रिएक्शन कराओगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, लेकिन रिएक्ट क्या कर रहा है वो तो देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बी ऑप्शन में आपके पास में यहां पे आ रहा है Cl, इसका रिएक्शन में करा रहा हूं AgCN के साथ में। AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ag प्लस और ये Cn माइनस है। भाई मेरे ये SN रिएक्शन कभी शो ही नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अराइल हलाइड है, आप ध्यान से देखो, अराइल हलाइड। आप ध्यान से देखेंगे कौन सा हलाइड है ये? अराइल हलाइड। अराइल हलाइड अगर है तो ये कभी भी SN रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहां पे आप देखें कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये सेकंड रिएक्शन शो कर ही नहीं सकता। तो मेरा आंसर आएगा सेकंड, दैट इज बी आंसर। ठीक है। 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है।
पेपर मतलब काफी वर्सेटाइल पेपर था, हर चैप्टर से बराबर तरीके से क्वेश्चन उठाए हैं। मिक्स मेटल में इंप्योरिटी ऑफ कार्बन होता है, नॉट करेक्टली मैच बोला है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। मिश्क मेटल में इंप्योरिटी कार्बन होता है, मिश्र धातु में इंप्योरिटी कार्बन होता है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है मिश्क मेटल, ये लेंथेनॉइड का अलॉय होता है। यूके बेस्ड सिल्वर, यूके आधारित सिल्वर, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का यूजेस अगर एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो ये आ जाएगा, है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आखिरी पेज को अगर पढ़ा होगा, आखिरी पेज को, तो ये आ जाएगा। यूके बेस्ड सिल्वर कॉइन में बिल्कुल सही है। वेकर्स पीडीसीएल2 बिल्कुल सही है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये नहीं होता है, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट नहीं होता है। अगर आपने जिगलर नाटा कैटलिस्ट सुना हो तो वो होता है ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो होता है वही आपका होता है कौन सा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये आपका जो फोर्थ है ये गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। Pb4 प्लस कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn2 प्लस कंपाउंड। ठीक है भाई, समझते हैं क्यों ऐसा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, +4 +4 +4 +4 +2। लेड में +2 ज्यादा स्टेबल होता है अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो होता है Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने Pb4+ में रख के बैठे भी हो तो Pb4+ अपने आप को हमेशा कन्वर्ट करना चाहेगा +2 में। मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब Pb4+ रहना ही नहीं चाहता है, +4 में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहता है, पाया ही नहीं जाता, रहना ही नहीं चाहता +4 के अंदर। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं रहना चाहता मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बार बार भागेगा +2 की तरफ। क्यों भागेगा +2 की तरफ? क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +4 से ज्यादा स्टेबल +2 में होता है। तो वो तो ये चाहता है। मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि Pb2+ कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट आर मोर स्टेबल फॉर द हेवियर मेंबर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2? ये यहां पे आप देखें, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग 14 के भारी तत्व में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की ज्यादा स्थिरता होती है। गलत। भारी तत्व ऊपर से नीचे आ रहे हो, एलिमेंट्स भारी होते जा रहे हैं, हैवी होते जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पे मास बढ़ रहा है, एलिमेंट हैवी होते जा रहे हैं। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां? लोअर ज्यादा स्टेबल है। हाइयर मतलब +4 ज्यादा स्टेबल होना था, यहाँ +4 ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहाँ ज्यादा स्टेबल कौन है? +2 ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दैट इज सी आंसर। ठीक है, चलो 90 की बात करें, सॉल्ट एनालिसिस का सवाल। 90 की बात करें, कौन सा एनालिसिस का सवाल है? सॉल्ट एनालिसिस का। सॉल्ट एनालिसिस का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कटायंस कैन बी डिटेक्टेड बाय फ्लेम टेस्ट? ज्वाला परीक्षण से। अरे ज्वाला परीक्षण का सीधा सा मीनिंग होता है कि इन एलिमेंट्स को अगर हीट में गर्म करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, अलग अलग टाइप के कलर पाए जाते हैं। सारे ही तीनों के तीनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, तो इजीली ये कलर शो करते हैं। तो पोटेशियम, कैल्शियम एंड बेरियम तीनों फ्लेम टेस्ट देंगे, दैट इज आंसर आएगा ऑल ऑफ दीस। ठीक है, इसी के साथ केमिस्ट्री का FLT का सोल्यूशन आपका समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4th पेपर में।